Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. And friends, today being Sunday, we shall also be taking calls from you on mutual fund and related issues. Well, you can call us on the numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106, 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल फोन से कॉल करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग। धन्यवाद Subodh. Yes, the headlines. First, government collects over 1,49,000 crore rupees GST in December. Foreign investors pump in more than 11,000 crore rupees in Indian equities market in December. And hiked up interest rates on various small savings schemes for fourth quarter of current financial year come into effect today. दिसंबर 2022 में सरकार ने 1,49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी 1,49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी संग्रह किया। पिछले महीने विदेशी निवेशकों ने भारत के इक्विटी बाजार में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत की विभिन्न योजनाओं में बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का सकल संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी के 26,711 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के 33,357 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी के 78,434 करोड़ रुपए और उपकर के 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व 15% अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से होने वाली आय 8% अधिक रही और घरेलू लेन देन से होने वाली आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। अब हम हाँ, धीरेन्द्र हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, जीएसटी संग्रह के आंकड़े अभी दिसंबर के आए हैं और पिछले मतलब अगर पिछले एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में देखें तो काफी अच्छा रहा है ये आंकड़ा। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, दुनिया भर में बात हो रही है कि अलग अलग अर्थव्यवस्था है रिसेशन में जा रही और जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हमारे लिए पहला मेजर है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्थिति क्या है। और इस तरह से बढ़त होना एक तो और ये चूंकि जीएसटी बहुत एक तरह से नया रिफॉर्म ही कहा जाएगा, इससे क्लियरली पता चलता है कि हमारे देश का किस रफ्तार से हमारे यहाँ देश का कारोबार प्रोफेशनलाइज या फिर कहिए कि एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में आ रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से। और इस तरह की वृद्धि ये बड़ा क्लियर पॉइंटर है कि यहाँ रिसेशन वगैरह की यहाँ पे कोई चर्चा करने की का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है।
Yes, Dhirendra, that quite validates the point that India is the fifth largest economy now in the world, leaving behind UK. That quite validates that. Now, we'll talk. We have now Yogesh online, who's calling us from Delhi. जी योगेश जी, सवाल पूछें. नमस्कार धीरेन्द्र सर, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद आपका. सर, मेरा ये सवाल है, एक्चुअली मैं अगर एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए निवेश कर रहा हूँ जो कि 1 से 1.5-2 साल दूर है, तो अभी तक मैं लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें मुझे 6.7% तक मिल रहा था. लेकिन जो अभी ये एफडी के रेट बैंकों ने बढ़ाए हैं, तो क्या ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है हमारे डेट की जगह पे, डेट एलोकेशन की रिप्लेसमेंट? हो सकता है, लेकिन जिस तरह का लिक्विडिटी आपको इन फंड्स में मिलता है, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट का नाम ही फिक्स डिपॉजिट है, और उसका एक खास फायदा ये है कि आपको बहुत ही प्रिडिक्टेबल और एक तरह से गारंटेड और प्री स्टेटेड रिटर्न मिल पाता है. उसकी तुलना में आप जैसा व्यक्ति जो कि आदी हो गया है, अगर आप इसके यूज टू हो गए हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है इन्वेस्ट करना. डेट फंड में ये सारे उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ दिनों के लिए भी पैसा आपको उतना ही मिलता है. अगर आपको 6% मिला है, तो 20 दिन में भी सालाना 6% के दर से ही पैसा मिला होगा, 40 दिन में भी मिला होगा, 60 दिन में भी मिला होगा. तो जिस तरह का लिक्विडिटी आपको इस तरह के फंड में मिल पाता है, वो मुझे लगता है बहुत ही एडवांटेजेस है. और फिक्स डिपॉजिट में ये जो 6-7% है, ये खास तरीके के फिक्स डिपॉजिट पे एक खास अवधि के लिए मिल रहा है, और ये शायद हमेशा उपलब्ध नहीं होगा. जी धीरेन्द्र, अभी हम अगले कॉलर के पास चले, लेकिन उससे पहले देखते हैं एफपीआई के आंकड़े क्या रहे हैं लालिमा के पास. जी सुबोध. Well, the foreign investors pumped in over 11,000 crore rupees into the Indian equities markets in December, making it the second consecutive monthly inflow. But foreign portfolio investors, or FPIs, pulled out a net sum of 1,673 crore rupees from the debt markets in December. Overall, as per the depository's data, FPIs made a net withdrawal of 1.2 lakh crore rupees from the Indian equity markets in 2022. Before this, FPIs made a net infusion of 25,752 crore rupees in equities in 2021 and rupees 1.7 lakh crore in 2020, which was the best year. So, Dhirendra, if you were to make a comparison of the foreign investors pumping in money and foreign portfolio investors pulling out the money, how would you compare the two now? How does it position India? Because even though the outflow is more than before, we are still quite a stable economy at the fundamental level. Yes, in fact, it is quite a turnaround. 9 to 10 months, as foreign portfolio investors were consistently pulling out money from the Indian market. And in the last 2 months, we see a complete reversal of that trend. And that is why they are still on an annual basis or a calendar year basis, there's a net withdrawal. But the key thing to see is that, why are they coming back? And in fact, for foreign portfolio investors or all international investors, it's a very unusual thing. All the developed market, they have been used to zero interest rate. So when interest rates have gone up, we have seen that, there is a big upheaval in all the financial system, including the decisions and talks of recession and the sustained recession. Given this context, India is the only economy which is attracting money and still giving, sizable economy, which is giving positive, growth. That is quite remarkable. Indeed. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से धर्मवीर. धर्मवीर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. नमस्कार जी. नमस्कार जी. आकाशवाणी मार्केट मंत्रा और धीरेन्द्र सर को नववर्ष की जी धन्यवाद. आपको भी. जी, सवाल पूछे धर्मवीर जी. सुनने वालों को शुभकामनाएं. सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जानकारी में जो हमारे मित्र हैं वो सब एफडी वगैरह में ही पैसा लगाते हैं जी. तो ये समझाइए सर, जैसे अभी कल की न्यूज में हमने सुना है कि 8.5% का ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है. तो सर ये बताइए कि इनको मार्केट मंत्रा में जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि उनको उधर का कोई रास्ता मालूम नहीं है.
नहीं, ये अपने देश में भारत प्रमुख मतलब मुख्यतः ये एक फिक्स्ड इनकम कंट्री रहा है। अधिकतर लोग निश्चित आमदनी के लिए बैंक में पैसा रखना चाहते हैं। जो बैंक में नहीं रख पाते हैं वो छोटी बचत योजना जो कि हर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है वहां लगाते हैं। कल बचत योजनाओं पे ब्याज दरों की में बढ़ोतरी हुई। ये भारत के सबसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, ये भारत के निवेशकों के लिए या बचतकर्ताओं के लिए ये पहला स्टेप है। भारत में बचत सब कोई करता है, निवेश बड़े कम लोग करते हैं। निवेश नहीं करने का, और ये बाजार में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लोगों ने SIP करना शुरू किया है, बाजार में उनके लिए निवेश कर पाना आसान हुआ है। लेकिन इसके लिए काफी समझ चाहिए, इसके लिए काफी जानकारी चाहिए, इसके लिए काफी विश्वास चाहिए। और जिस तरह से निवेश को बेचा जाता है वो इतना नुकसानदेह है, क्योंकि आमतौर पे बाजार चढ़ जाने के बाद लोग लालच करते हैं और उस लालच को राइड करते हुए निवेश को बेचा जाता है। आपने देखा होगा पिछले साल 2022 में बहुत सारे लोग आंख बंद करके IPO में पैसा लगा रहे थे, जहां पे उनका पैसा आधा हो गया है, 2/3 उड़ गया है। और जब लगाने का मौका आएगा, जब बाजार अट्रैक्टिव होगा, जब बाजार गिर जाएगा, तब लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे बाजार में लगाने का। और इसके बीच इसमें बाजार में भागीदारी करने का एक बीच वाला रास्ता है कि आप SIP करते रहिए। और वहां पे हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, एक पहला इंकरेजिंग साइन है हमारे देश में। और इसके लिए ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने निर्धारित किया है, उनके लिए आसान हो गया बाजार में आना। अगर ये किसी और पे निर्भर रहता तो अभी भी वही जारी रहता, चढ़ने, महंगा खरीदिए, सस्ता बेचिए। Right, you explained that quite well, Dhirendra. We are now joined by Sanjay, who is calling us all the way from Mumbai. जी संजय जी, सवाल पूछें। हमारे देश में और इसके लिए और संजय जी अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए, बिकॉज इको हो रहा है। हेलो जी हाँ, सवाल पूछिए। हेलो संजय। हाँ सर, फंड फ्रॉम क्वांट म्यूचुअल फंड आर टॉपिंग रिटर्न चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परफॉर्मेंस। सर, फंड फ्रॉम क्वांट म्यूचुअल फंड आर टॉपिंग रिटर्न। संजय जी, आप अपने रेडियो के वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस आ रही है और समझ नहीं आ रहा है। प्लीज इतना कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ। Funds from Quant Mutual Fund are topping return charge on the basis of 5-year performance. My question is, do they follow momentum investing? Are they safe for investing? Can we invest in them? Yes, they have done outstandingly, and they have done very well in the recent past, last 2 to 3 years. And they follow a very unusual strategy. Quant funds are the only funds which are not saying that, they buy a great company and they hold it for the long term. They say that, they have devised a model. Based on that model, they buy some companies, and when the model points to, they sell it immediately. They are not committed to time frame, quality, this, that. They have devised a model, and it seems to have worked very well so far. In the last 2.5-3 years, it has done exceptionally well. But I still have, I still don't understand the model, the contours of that, what is driving it. But, the only thing, I normally keep away from something which I don't understand how it works. Otherwise, the numbers are way too compelling for it to ignore. But because of my lack of understanding, I don't suggest one invests in quant funds. जी धीरेन्द्र, अब नया साल है लेकिन बाजार वही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश के आंकड़े आ रहे हैं और SIP के जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे लगता है कि काफी नए निवेशक इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या सावधानियां हैं जो आप हमेशा समय समय पर बताते रहते हैं, जो फिर से दोहराना चाहेंगे? कुछ सावधानियां, कुछ सलाह। जी हाँ, नया साल है तो मैं लोगों को कुछ 2-4 चीज तो म्यूचुअल फंड और निवेश और इक्विटी बाजार में लगाने के लिए मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि लोग लगाते ही नहीं है। लगाना शुरू कीजिए, कि अगर आप लगाते हैं और गलती करते हैं और नहीं लगाते हैं, दोनों में अंतर ये है कि एक जगह आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप महंगाई को भी बीट नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत कीजिए।
एक नए साल की शुरुआत से शायद इस मौके की वजह से आप इसकी शुरुआत कीजिए। और 3-4 चीज जिसका कि हमेशा आपको ख्याल रखना चाहिए, एक साथ पैसा मत लगाइए, हमेशा SIP के जरिए इक्विटी में लगाइए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो तब भी उस पैसे को स्प्रेड करके, अगर आपके पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो उसको 50,000 रुपए महीना या 40,000 रुपए महीना अगले 12 महीने में लगाइए, क्योंकि एवरेज करना बहुत जरूरी है। एक साथ बड़ा पैसा लगाने के बाद आपके लिए ऑड बिल्ड हो जाते हैं, मामूली गिरावट पे आप फिर बाजार के केवल बढ़ने का और अपने नुकसान की पूर्ति होने का आप इंतजार करते हैं और फिर इससे आप बाजार से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। दूसरा कि लंबे समय का पैसा ही लगाइए, कभी भी कम समय का पैसा अपना बाजार में नहीं लगाना चाहिए। और लगाने के बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो तो उसके पहले जैसे आखिरी दिन तक इंतजार मत कीजिए, धीरे धीरे आप पैसा लगाते हैं, धीरे धीरे पैसा निकालना भी चाहिए। Well, as they always say, that diversify your portfolio, and the proverb goes that don't put all the eggs in one basket. So I think that's the point. Well, we are now joined by Jitendra calling us from Jaipur. Jitendra ji, सवाल पूछें। हाँ, हमारा प्रश्न है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में मैंने देखा है सर कि लार्ज, स्मॉल और मीडियम तीनों रहता है, तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में? दोनों के नियम में अंतर यह है कि ये तो अब रेगुलेटर ने डिफाइन कर दिया है। जो फ्लेक्सी कैप है उसमें पूरी आजादी है, उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना भी पैसा लगा सकता है कहीं पर भी। और जो मल्टी कैप है उसमें ये नियम बना हुआ है कि कम से कम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगेगा और बाकी 25% फंड मैनेजर कहीं भी लगा ले। तो कम से कम 25% स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा होता है किसी भी मल्टी कैप फंड का। यही अंतर है। फ्लेक्सी कैप में किसी में स्मॉल कैप में या मिड कैप में आमतौर पे देखा गया कि जब फंड बड़े हो जाते हैं तो इनका स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक बड़े फंड में इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। और श्रोताओं को याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, जिसमें हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। हमारे फोन नंबर है 23717106, 23314444 और 23421050। और बाहर के श्रोता और मोबाइल से कॉल करने वाले श्रोता इससे पहले STD कोड 011 लगा लें। तो धीरेन्द्र, आप थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि पैसे समय के साथ निकालने भी चाहिए, जब जरूरत हो उसके अंतिम पल तक आप इंतजार ना करें। आपने पहले भी इस पर आपके आर्टिकल भी मैंने देखे हैं, और जो निकालने के भी जो नियम है एक बार आप दोहरा देंगे प्लीज? जी हाँ, अगर एक मैं उदाहरण से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो नियम है ये कोई ऐसा कोई इसका मैथमेटिकल मॉडल नहीं है कि जब पैसे की जरूरत हो तो कितने दिन पहले निकालिए। आमतौर पे जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका जो जिस उद्देश्य से आप लगा रहे हैं वो कई बार नेगोशिएबल होता है, कई बार नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए घर खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप 3-4 साल में खरीदना चाहते हैं, तो 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप ये एक निश्चित दिन आपको एक खास रकम चाहिए होगी, और वहां तो ये नजरिया आपका बिल्कुल बदल जाता है। जब बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आप कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पैसे को 1 साल पहले पूरे साल के फी को आप 12 महीने में निकाल लीजिए और ये जारी रखिए जब तक उसका पढ़ाई चलता रहेगा, ताकि आप पढ़ाई के दौरान 1 साल का के पढ़ाई का जो खर्चा है वो आपके साल के शुरुआत में पहले से तैयार रहेगा। जी, अगली खबर पे नजर डालते हैं। हमारी तीसरी हेडलाइन है, चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू हो गई हैं। 5 वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर 6.8% से बढ़कर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है।
मासिक आय खाता बचत पर ब्याज दर को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर अब 7.2% होगी और यह योजना 120 महीने में परिपक्व हो जाएगी। 1 वर्ष की अवधि के लिए लघु बचत जमा पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। हालांकि भविष्य निधि योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों से अपने वर्तमान लॉकर ग्राहकों के साथ समझौतों का नवीनीकरण करने को कहा है। सभी वर्तमान लॉकर ग्राहकों को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता का प्रमाण देना होगा। उन्हें निश्चित तारीख से पहले नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये आकर्षक ब्याज दरें क्या मुद्रास्फीति को काबू में करने की कोशिश है धीरेन्द्र? जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही संतोषजनक है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक इन छोटी बचत योजनाओं की एक सरकार का जो लीनियंट या फिर एक कंपैशनेट व्यू है वो बड़ा क्लियरली दिखता है। जब ब्याज दरें घटी तो छोटी बचत योजनाओं पे ब्याज दरों में कमी नहीं की गई और ये दो तीन क्वार्टर से जब ये ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो अभी तक तो ब्याज दर नहीं बढ़ी थी, लेकिन खासकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आज के दिन वृद्ध लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला फिक्स्ड इनकम एवेन्यू हो गया है। और ये केवल और इसमें पैसा केवल वृद्ध लोग सीनियर सिटीजन ही लगा सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि काफी सोच समझ के या फिर ये वृद्ध लोगों को इस महंगाई से थोड़ा राहत देने के नजरिए से किया गया है। Yes, because senior citizens would always depend a lot on the fixed deposit, considering their ease of managing and maneuvering and handling that. And when the rates were 10%, many of them still reminisce those olden days when the interest rates were about 10%. But do you think that now the interest in FDs would have been renewed by, especially our senior citizens? Briefly, yeah. Yes, but this senior citizen savings scheme is completely different. There's a limit of 15 lakh rupees which can be invested per person per year, for one person, not per year. Yes. And here something which comes with the highest safety, and that will yield 8% guaranteed, is quite impressive. Yes, that's right. Well, now we are joined by B.K. Banerjee calling us from Gurugram. Yes, Mr. Banerjee, please ask a question. नमस्कार जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड क्या हम बैंकों के थ्रू भी लगा सकते हैं पैसा? और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर बैंक में दिवालियापन आ जाता है, बैंक में हमें 5 लाख रुपए मिलता है और उसके हमारे 50 लाख जमा है, तो हमें 45 लाख का लॉस होगा क्या? जी हाँ। अगर आप दूसरा सवाल तो ये है, जो आपकी समझ है वो बिल्कुल सही है कि 5 लाख रुपए का डिपॉजिट इंश्योर्ड है और दिवालिया हो जाने पे बैंक के देखना पड़ेगा कि दिवालियेपन में भी कितना पैसा रिकवर हो पाता है। और डिपॉजिटर का जो राइट होता है वो पहला राइट होता है, शेयर होल्डर का पैसा भले ही पूरा डूब जाए तो लेकिन निर्भर करता है कि वो बैंक कितना डूबा हुआ है, किस तरह से डूबता है। लेकिन और आपका पहला सवाल कि क्या बैंक म्यूचुअल फंड बेचता है? हाँ, बेचता है। म्यूचुअल फंड खरीदने का 2 तरीका है। हर एक म्यूचुअल फंड बल्कि 2 फॉर्मेट में आता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान कमीशन के साथ बहुत सारे लोग बेचते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट, बैंक और बहुत सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि बेचते हैं। डायरेक्ट प्लान आप सीधा फंड कंपनी के वेबसाइट से या बहुत सारे फिनटेक्स हैं जो कि डायरेक्ट प्लान बेचते हैं और जहां से खरीद पाना बड़ा आसान हो गया है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। जब आप बैंक से या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए आप खरीदते हैं या किसी एडवाइजर के जरिए आप खरीदते हैं तो उसका फायदा ये है कि वो आपको बताएगा, समझाएगा, आपकी हैंड होल्डिंग होगा आपके खरीदने के लिए। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो म्यूचुअल फंड खरीदना सीधा भी बहुत आसान और बहुत आसान हो गया है आज के दिन। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो पहली बार केवाईसी करना होता है, उसके बाद आपको बगैर कहीं गए आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।
All right, moving on to another story. The Reserve Bank of India's latest Systemic Risk Survey, SRS, has shown that global spillovers, financial market and general risks have increased while macroeconomic risks have moderated. The survey also showed that respondents' confidence in the Indian financial system further improved, with 93.6% of them remaining fairly or highly confident of the stability of the Indian financial system. It said that no change is perceived in institutional risks. The majority of the respondents saw further improvement in credit prospects for the Indian economy and remained confident about the stability of the Indian banking sector, according to the RBI survey. The 23rd round of RBI's Systemic Risk Survey was conducted in November 2022 to solicit the perceptions of experts, including market participants and academicians, on major risks faced by the Indian financial system. The survey also captured respondents' perception on risk to financial stability from external sector developments. Segments of the Indian financial system likely to be impacted by aggressive monetary policy tightening by advanced economies and their views on the likelihood of a global recession in 2023. According to the survey, confidence in the stability of the global financial system marginally declined during the last 6 months, whereas as much as 52.1% of the respondents expected that the Indian economy will be impacted somewhat to a limited extent from global spillovers. Less than 40% of respondents viewed that banks' profitability and external debt would be adversely impacted, the survey noted. So, as I say, perception, it's all about perception, and the Sensex is also all about perception. So, as our Sensex has remained quite at a high level, I think this quite matches with the perception of the people that our economy is stable. Well, now... अगले कॉलर है मुंबई से संजय. संजय, स्वागत है आपका. सवाल पूछें. Sir, जी. whenever I invest in a 5-star fund, its performance start decreasing thereafter. I have observed that 4-star funds are more consistent performers. Should we not invest in 5-star funds and invest only in 4 and 3-star funds? Yes, the 5-star funds is a very backward in the pointer. Mutual fund star rating done by Value Research is a composite measure of risk-adjusted performance of a fund in the past. And there is a great possibility that something which is a few funds which have done exceedingly well on a risk-adjusted basis may not continue to do so. But, I would say I have looked at our rating by ourselves, and I find that, there are many funds which are able to sustain their 5-star rating for years to come, and they continue doing well. There are funds which don't do well. The way I use my ratings, the way I use the mutual fund ratings is that my starting point is reducing my universe to look at. First and foremost, when I'm any category which I'm looking at, I drop the 1-star and 2-star funds because they are consistent underperformers, and they have also assumed greater risk on a relative basis, and that is demonstrated in the numbers. So it helps me reduce the number of funds for closer look at for analysis. And after that, I look at many qualitative factors as well. Rating is one of the inputs to my decision making, my choice. But there are occasions when Value Research, my company, which does all these fund ratings as well, which is just a quantitative measure of risk-adjusted performance of a fund, may not be a only great factor based on which you should choose a fund. You should not choose a fund based on fund ratings only. It should be one of the inputs. जी धीरेन्द्र, आज वक्त इतना ही है. कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आपका. Friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Government collects over 1,49,000 crore rupees GST in December. Foreign investors pump in more than 11,000 crore rupees in the Indian equities markets in December. And hiked up interest rates on various small savings schemes for the fourth quarter of current financial year come into effect today. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra, signing off. We'll see you again soon. Namaskar.
market